वेलकम टू द डिबेट। आज तारीख है 19 दिसंबर 2025। आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनिए वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। यह है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज का दिन खास तौर पर बड़ा है। संसद का शीतकालीन सत्र द विंटर सेशन आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है, लेकिन जाने से पहले इस सत्र ने कुछ ऐसे युगांतरकारी मतलब लैंडमार्क कानून पारित किए हैं जो भारत के कल्याणकारी ऊर्जा और आर्थिक ढांचे की पूरी दिशा बदल सकते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। सवाल यही नहीं है कि बदलाव हुए हैं अमन, सवाल ये है कि इन बदलावों की प्रकृति क्या है। क्या ये विकसित भारत के लक्ष्य की ओर एक प्रैक्टिकल कदम है जहां पुरानी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है, या फिर क्या ये एक ऐसा फिलोसॉफिकल शिफ्ट है जहां नागरिकों के अधिकार आधारित सुरक्षा कवच को, राइट्स बेस्ड सेफ्टी नेट को, सरकारी मिशन आधारित योजनाओं से बदला जा रहा है, जिससे वेलफेयर की जो गारंटी थी वो कहीं ना कहीं कमजोर हो सकती है। देखिए, मैं मानता हूं कि ये सुधार, ये रिफॉर्म्स वक्त की जरूरत है। ये देश को पुरानी, अक्षम, इनएफिशिएंट व्यवस्थाओं से निकालकर एक परिसंपत्ति निर्माण और विकास उन्मुख, एसेट क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड ढांचे की ओर ले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि ये बदलाव भारत को 2047 के लक्ष्यों के लिए तैयार कर रहे हैं। और मैं इस पर एक अलग दृष्टिकोण रखती हूँ। मेरा मानना है कि एफिशिएंसी और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कमज़ोर कर रहे हैं जिन्होंने दशकों तक सबसे कमज़ोर नागरिकों को एक लीगल सेफ्टी नेट प्रदान किया है। ये बदलाव फिस्कल कंसोलिडेशन का बोझ, मतलब राजकोषीय समेकन का बोझ, राज्यों और आखिर में नागरिकों पर डाल सकते हैं। तो चलिए इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े बदलाव से, द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 यानी VBGRAMG एक्ट। इस एक एक्ट ने 2 दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MGNREGA को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है, रिपील कर दिया है। पूरी तरह से? हाँ, अब मेरे विचार में ये ग्रामीण रोजगार को सिर्फ गड्ढे खोदने से निकालकर टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण, सस्टेनेबल एसेट क्रिएशन से जोड़ने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। देखिए, MG नरेगा की अपनी खामियां थीं, ये हम सब जानते हैं। लीकेजेस थे, भ्रष्टाचार था और ऐसी एसेट्स बनती थी जो टिकाऊ नहीं थीं। VBGRAMG एक्ट इन्हीं समस्याओं का समाधान करता है। ये काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करता है और इसे विकसित भारत 2047 के विजन के साथ अलाइन करता है। ये एक भविष्योन्मुखी, एक फॉरवर्ड लुकिंग कानून है। आपने जो कहा वो इस विधेयक का घोषित उद्देश्य है, द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसकी कार्यप्रणाली, इसका जो मैकेनिज्म है, वो कहानी को पूरी तरह बदल देता है। सबसे बड़ा और मेरे हिसाब से सबसे चिंताजनक बदलाव है मांग संचालित अधिकार, अ डिमांड ड्रिवन राइट, से मिशन मोड योजना, अ मिशन मोड स्कीम में परिवर्तन। और ये योजना आधारित है मानकीय आवंटन पर, नॉर्मेटिव एलोकेशन। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मनरेगा एक कानूनी हक था, एक लीगल एंटाइटलमेंट। अगर किसी ग्रामीण नागरिक ने काम मांगा तो सरकार 15 दिन के अंदर काम देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थी। अगर नहीं दे पाई तो उसे बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता था। बजट की कोई ऊपरी सीमा नहीं थी, मतलब अगर सूखा पड़ता और काम की मांग बढ़ती तो बजट अपने आप बढ़ जाता था। ओपन एंडेड बजट था। हाँ, जो कि एक फिस्कल नाइटमेयर था। लेकिन अब मानकीय आवंटन का मतलब है कि केंद्र सरकार पहले से तय किए गए नॉर्म्स के आधार पर राज्यों को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देगी, एक निश्चित धनराशि। ये एक कैप है, एक सीमा है। अगर उस राज्य में काम की मांग उस आवंटन से ज्यादा हो जाती है तो अतिरिक्त काम प्रदान करने का कोई कानूनी दायित्व केंद्र पर नहीं है। ये गारंटी शब्द को उसके मूल अर्थ से ही वंचित कर देता है। राइट। आप जिसे सीमा कह रही हैं, मैं उसे राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन कहता हूं।
मनरेगा एक असीमित देनदारी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी बन गया था। मानकीय आवंटन राज्यों को बेहतर योजना बनाने और जो फंड्स हैं उनका कुशल एफिशिएंट उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और ये मत भूलिएगा कि काम के दिन 100 से 125 किए गए हैं। ये ग्रामीण परिवारों की आय क्षमता को सीधे 25% बढ़ाता है। अगर काम मिले तब। बिल्कुल। और साथ ही परिसंपत्ति निर्माण पर जो जोर है उससे गांवों में स्थायी बुनियादी ढांचा बनेगा। सड़कें, तालाब, कम्युनिटी हॉल्स, ये सब दीर्घकालिक विकास, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ये केवल मजदूरी देने के बजाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का एक समग्र, एक होलिस्टिक दृष्टिकोण है। लेकिन उस तर्क में एक बुनियादी कमी है। आप फिस्कल डिसिप्लिन के नाम पर सबसे गरीब आदमी का सेफ्टी नेट नहीं छीन सकते। आपने 125 दिनों की बात की, लेकिन वो 125 दिन तभी मिलेंगे जब बजट में पैसा होगा। मानकीय आवंटन के बाद अगर फंड खत्म हो गया तो वो 125 दिन सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगे। और अब आते हैं इसके दूसरे सबसे विवादास्पद हिस्से पर, वित्त पोषण का अनुपात, द फंडिंग रेशियो। MGREGA में 100% मजदूरी का बिल, द वेज बिल, केंद्र सरकार देती थी। मटेरियल कॉस्ट का बंटवारा होता था, पर मजदूरी का 100% केंद्र देता था। अब VBG-RAMG में जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ये 60-40 है, सेंटर स्टेट। इसका मतलब है 40% मजदूरी का बोझ अब राज्य सरकारों पर होगा। इसे साझा जिम्मेदारी कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आप इसे साझा जिम्मेदारी कहते हैं, लेकिन विपक्षी राज्य इसे कोअर्सिव फेडरलिज्म यानी जबरदस्ती का संघवाद कह रहे हैं। क्या आप किसी ऐसे गरीब राज्य का उदाहरण दे सकती हैं जो अपने जरूरी सामाजिक खर्चों जैसे स्वास्थ्य या शिक्षा में कटौती किए बिना इस 40% बोझ को उठाने की वित्तीय क्षमता रखता हो? ये पैसा कहाँ से आएगा, खासकर तब जब GST कॉम्पेंसेशन भी बंद हो चुका है? यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत के विरुद्ध है और ये रीजनल इनइक्वालिटी को, क्षेत्रीय असमानता को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। देखिए, इसे कोऑर्सिव फेडरलिज्म कहना सही नहीं होगा। यह साझा जिम्मेदारी का, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत है। राज्य भी विकास में भागीदार है। केंद्र उन्हें 60% की बड़ी सहायता दे रहा है। ये राज्यों को इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा ओनरशिप लेने के लिए भी प्रेरित करेगा। जब राज्य का अपना पैसा लगा होगा तो वो निगरानी, मॉनिटरिंग और एसेट की क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये एक पॉजिटिव इंसेंटिव है। पर क्या उनके पास कैपेसिटी है? कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। और देखिए, इस अधिनियम में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, कृषि के चरम मौसम का खंड, द पीक एग्रीकल्चरल सीजन क्लॉज। ये सेक्शन 6 में है। ये राज्यों को बुआई और कटाई के समय, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन में 60 दिनों तक सार्वजनिक कार्यों, पब्लिक वर्क्स को रोकने की अनुमति देता है। इससे कृषि क्षेत्र की एक बहुत पुरानी शिकायत दूर होगी कि MGNREGA की वजह से उन्हें खेतों में मजदूर नहीं मिलते थे और लेबर कॉस्ट्स बढ़ गई थी। ये कृषि और ग्रामीण विकास के बीच एक संतुलन बनाता है। अ वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। आप जिसे संतुलन कह रहे हैं वो असल में भूमिहीन मजदूरों, द लैंडलेस लेबरर्स की सौदेबाजी की शक्ति को, उनकी बार्गेनिंग पावर को खत्म कर रहा है। एक भूमिहीन मजदूर के लिए MGNREGA ही वो सहारा था, एक फॉलबैक ऑप्शन था, जब खेतों में काम नहीं होता था या जब जमींदार कम मजदूरी देता था। अब पीक सीजन में जब उसे काम की सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है, सरकार योजना को रोक देगी। इससे उसे मजबूरन कम मजदूरी पर जमींदार के लिए काम करना पड़ेगा। ये रूरल वेजेस को, ग्रामीण मजदूरी को कम करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। बृंदा करात ने अपने एक एडिटोरियल में इसी बात पर जोर दिया है कि इस वर्कफोर्स की रीढ़ लगभग 55% महिलाएं हैं और एक बड़ा हिस्सा SC/STs का है। ये क्लॉज सबसे ज्यादा उन्हीं को प्रभावित करेगा। लेकिन ये क्लॉज राज्यों को सिर्फ अनुमति देता है, यह अनिवार्य नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन का अच्छा उदाहरण है। पर ये एक ऐसा हथियार है जो लैंड ओनिंग क्लास के हाथ में दिया गया है, और इसके साथ साथ अनिवार्य डिजिटल उपस्थिति, मैंडेटरी डिजिटल अटेंडेंस और आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS जो पहले से ही चल रही हैं, उनके साथ मिलकर ये खंड
एक्सक्लूजन का मतलब बहिष्करण का एक बहुत बड़ा जोखिम पैदा करता है। उन इलाकों में क्या होगा जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जहां फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते? ये बदलाव अधिकार से योजना तक का नहीं, बल्कि हक से विवेक तक का है। द शिफ्ट इज फ्रॉम राइट टू डिस्क्रिशन। मैं समझता हूं कि चिंताएं हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, एक्सक्लूजन के लिए नहीं। शुरुआती टीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर लॉन्ग टर्म में इससे लीकेजेस रुकेंगे। और हमें यह भी देखना होगा कि इस एक्ट में ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल्स का भी प्रावधान है, जो केंद्र और राज्य स्तर पर बनेंगी। ये एक एजुडिकेटिंग अथॉरिटी का काम करेंगी। लेकिन क्या वो काउंसिल्स आम मजदूर की पहुंच में होंगी? क्या वो इतनी शक्तिशाली होंगी कि सरकार को जवाबदेह ठहरा सकें? मनरेगा में तो मजदूर सीधे कोर्ट जा सकता था, क्योंकि वो एक कानून था, एक अधिकार था। अब ये काउंसिल्स कितनी प्रभावी होंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। और अब इसी साझा जिम्मेदारी और उदारीकरण के सिद्धांत को एक और क्षेत्र में देखते हैं। ये साझा जिम्मेदारी का सिद्धांत केवल ग्रामीण रोजगार तक ही सीमित नहीं है। हम ऊर्जा क्षेत्र में भी देख रहे हैं कि कैसे सरकार भविष्य के लिए बड़े दांव लगा रही है और इसके लिए नियमों को पूरी तरह से बदल रही है, खासकर परमाणु ऊर्जा में। हाँ, द शांति एक्ट। Exactly. The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Act 2025 यानी शांति एक्ट। संसद ने इसे भी पारित कर दिया है और इसने दो पुराने कानूनों एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ऑफ 2010 को रिप्लेस किया है। और इसमें सबसे बड़ा कदम, अ मॉन्यूमेंटल स्टेप, है परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी कंपनियों, प्राइवेट प्लेयर्स को अनुमति देना। जी, ये भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक गेम चेंजर, एक निर्णायक कदम हो सकता है। हमारी वर्तमान परमाणु क्षमता, न्यूक्लियर कैपेसिटी, लगभग 8.2 गीगावाट है। शांति अधिनियम का लक्ष्य इसे 2047 तक 100 गीगावाट तक ले जाना है। 100 गीगावाट। ये निजी क्षेत्र की पूंजी, टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी के बिना असंभव है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेस लोड पावर की जरूरत है और परमाणु ऊर्जा इसका एक स्वच्छ, क्लीन सोर्स है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या निजी क्षेत्र को इस अति संवेदनशील, हाईली सेंसिटिव सेक्टर में लाने की कीमत सुरक्षा से समझौता होगी? सेफ्टी वर्सेस स्पीड? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहां भी मुझे वही पैटर्न दिखता है जो हमने वीबीजी रैमजी में देखा। वहां रोजगार का जोखिम राज्य से नागरिक पर डाला गया। यहां परमाणु दुर्घटना का वित्तीय जोखिम, द फाइनेंशियल रिस्क, विदेशी आपूर्तिकर्ता से हटाकर भारतीय करदाता पर डाला जा रहा है। इस विधेयक का सबसे विवादास्पद हिस्सा है 2010 के नागरिक परमाणु क्षति दायित्व यानी CLND एक्ट की धारा 17B का सुधार। आप उसे विस्तार से समझाइए। जरूर। 2010 के कानून ने आपूर्तिकर्ता दायित्व, सप्लायर लायबिलिटी, का एक बहुत ही मजबूत प्रावधान रखा था। इसका मतलब ये था कि अगर किसी विदेशी सप्लायर, मान लीजिए वेस्टिंगहाउस या EDF, के दिए गए दोषपूर्ण उपकरण, फॉल्टी इक्विपमेंट की वजह से कोई परमाणु दुर्घटना होती है, तो संचालक यानी NPCIL उस सप्लायर से हर्जाने की मांग कर सकता था। ये एक तरह से सप्लायर को भी जवाबदेह बनाता था। SHINT अधिनियम ने इस सप्लाई लायबिलिटी क्लॉज को लगभग हटा दिया है। हटा दिया है कहना सही नहीं होगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुरूप लाया गया है, जैसे कि कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पेंसेशन यानी CSC, जिसका भारत एक सिग्नेटरी है। 2010 का कानून विदेशी निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी बाधा था, क्योंकि ये उन पर असीमित देनदारी, अनलिमिटेड लायबिलिटी डालता था। कोई भी कंपनी इस शर्त पर भारत में निवेश करने को तैयार नहीं थी। तो हमने उनकी शर्तों के आगे घुटने टेक दिए? नहीं, हमने एक व्यवहारिक समाधान निकाला। इस एक सुधार से भारत में अरबों डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs जैसी उन्नत तकनीक का रास्ता खोलेगा। SMRs भविष्य हैं। ये 300 मेगावाट तक की क्षमता वाले छोटे कारखाने में बने ट्रांसपोर्टेबल रिएक्टर्स होते हैं, जो पारंपरिक रिएक्टरों से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। इनका सेफ्टी फुटप्रिंट बहुत छोटा होता है। सरकार ने सेफ्टी फर्स्ट, प्रोडक्शन नेक्स्ट का आश्वासन दिया है। और तो और इस एक्ट का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। क्या? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB, अब वैधानिक दर्जा, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है। पहले ये एक सरकारी आदेश से बना था, अब ये संसद के कानून से बना एक स्वतंत्र निकाय होगा।
इससे उसकी स्वायत्तता, ऑटोनॉमी और शक्ति दोनों बढ़ेगी। ये एक सुविचारित विनियमित उदारीकरण है, न कि कोई अंधी दौड़। आप इसे निवेशकों के लिए जोखिम कम करना कह रहे हैं, मैं इसे नागरिकों के लिए जोखिम बढ़ाना कह रही हूँ। आपूर्तिकर्ता का दायित्व कम करके आप असल में सारा जोखिम भारतीय संचालक, जो कि ज्यादातर सरकारी एनपीसीआईएल ही होगा, और अंततः भारतीय करदाता पर डाल रहे हैं। एक परमाणु दायित्व कोष, ए न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड बनाने की बात कही गई है, लेकिन क्या वो कोष भोपाल गैस त्रासदी जैसी किसी बड़ी आपदा के लिए पर्याप्त होगा? उस त्रासदी में भी तो यूनियन कार्बाइड ने अपनी लायबिलिटी सीमित करने की हर कोशिश की थी। लेकिन यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, CSC, जो एक पूल्ड फंड का मैकेनिज्म देती है। हाँ, लेकिन वो भी सीमित है। और आपका दूसरा पॉइंट, AERB को वैधानिक दर्जा देना यकीनन एक अच्छा कदम है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसकी असली परीक्षा तब होगी जब उसे किसी शक्तिशाली निजी कंपनी या विदेशी सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। क्या वो सरकार के दबाव से स्वतंत्र होकर काम कर पाएगा? इतिहास तो कुछ और ही बताता है। मेरा मानना है कि ऊर्जा सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इसे नागरिकों की सुरक्षा की कीमत पर हासिल नहीं किया जाना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना होगा कि यूरेनियम संवर्धन और खर्च हुए ईंधन का पुनर्संसाधन, यूरेनियम एनरिचमेंट एंड स्पेंट फ्यूल रिप्रोसेसिंग, अभी भी सिर्फ सरकार के हाथ में रहेगा। बिल्कुल, और वो सही भी है, वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं। चलिए अब देश की सीमाओं के बाहर देखते हैं, जहां एक ऐसा संकट गहरा रहा है जो हमारी ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। हाँ, ये बहुत ही चिंताजनक विकास है। बांग्लादेश में 2024 के जुलाई अपराइजिंग के नेता शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु के बाद हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे हैं। और चिंता की बात यह है कि इन प्रदर्शनों का रुख पूरी तरह से भारत विरोधी, एंटी इंडिया है। भारत समर्थक माने जाने वाले मीडिया हाउस जला दिए गए और चट्टोग्राम में भारतीय सहायक उच्चायोग पर हमले हुए हैं। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। ये सिर्फ एक आघात नहीं है, ये 1971 के बाद बांग्लादेश में भारत के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है। यह हमारी विदेश नीति के एक स्तंभ के ढहने जैसा है। शेख हसीना के जाने के बाद जो राजनीतिक शून्य, पॉलिटिकल वैक्यूम बना है, उसे इनकलाब मंच जैसे कट्टरपंथी भारत विरोधी समूह भर रहे हैं। हम दशकों में बनाई गई रणनीतिक जगह, स्ट्रेटेजिक स्पेस खो रहे हैं। हमारी 4096 किलोमीटर लंबी छिद्रपूर्ण सीमा, पोरस बॉर्डर पर सुरक्षा का संकट है। शरणार्थी संकट और उग्रवाद का खतरा मंडरा रहा है। ये सिर्फ विदेश नीति का संकट नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बनने की क्षमता रखता है। स्थिति गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारत को यहाँ बहुत सावधानी से काम लेना होगा। हमें मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के साथ संलग्न होना होगा, इंगेज करना होगा, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और किसी भी ऐसे कदम से बचना होगा जिसे बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना जाए। हमारी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों के माध्यम से पूर्वोत्तर को जोड़ने की योजना सब दांव पर लगी है। यह एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक है। हमें धैर्य और संयम से काम लेना होगा। धैर्य और संयम जरूरी है, लेकिन ये स्थिति हमारी अपनी नीति की सीमाओं को भी उजागर करती है। हमने अपनी सारी उम्मीदें, ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, एक ही पार्टी अवामी लीग पर लगा दी थीं। जब वो सत्ता से बाहर हुई तो हमारे पास एंगेज करने के लिए दूसरे विकल्प बहुत सीमित थे। अब हमें अपनी संलग्नता में विविधता लानी होगी, डाइवर्सिफाई करना होगा। ये संकट एक चेतावनी है कि पड़ोसी देशों में केवल सरकार से नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों और विभिन्न राजनीतिक समूहों से भी संबंध बनाना कितना जरूरी है। सही कहा। और इसी अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता के बीच भारत अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को भी मजबूत कर रहा है। इसके एक उदाहरण है भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2। ये अभी आबू धाबी में चल रहा है। हाँ, ये प्रीलिम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बिल्कुल, अभ्यास का नाम डेजर्ट साइक्लोन 2। प्रतिभागी भारत और यूएई, स्थान अबू धाबी, और इसका फोकस है FIBUA यानी फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस।
ये दिखाता है कि भारत और यूएई के संबंध अब सिर्फ व्यापार से आगे बढ़कर एक गहरे सुरक्षा सहयोग, एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और अब वापस अर्थव्यवस्था पर आते हैं, क्योंकि वहां भी एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है जिसकी अभी तक हमने सिर्फ सतह को ही छुआ है। हाँ, बीमा क्षेत्र में एफडीआई। एग्जैक्टली, द सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट एक्ट 2025। इसके तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। जबकि वैश्विक औसत 7% के करीब है। इस गैप को भरने के लिए हमें विदेशी पूंजी, नई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल एक्सपर्टीज की जरूरत है। ये कदम अगले कुछ सालों में 10-20 अरब डॉलर का पूंजी प्रवाह ला सकता है। मैं सहमत हूँ कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या इसका रास्ता 100%, 100% एफडीआई है? ये भारतीय बचत को, इंडियन सेविंग्स को पूरी तरह से विदेशी पूंजी के प्रभुत्व में लाने जैसा है। आलोचकों का डर ये है कि विदेशी कंपनियां, जिनका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, वो केवल शहरी और अमीर ग्राहकों पर ध्यान देंगी और ग्रामीण और कम आय वाले क्षेत्रों को नजरअंदाज कर सकती हैं। ऐसा देश से बाहर नहीं जाएगा। और आईआरडीआई, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, वो ये सुनिश्चित करेगी कि ये कंपनियां ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के अपने दायित्वों को पूरा करें। वो एक अच्छा बचाव उपाय है, आई एग्री। लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आईआरडीआई के पास इन विशाल वैश्विक कंपनियों को विनियमित करने की पूरी शक्ति और स्वायत्ता हो। और इस एक्ट में कुछ और भी महत्वपूर्ण सुधार हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कॉम्पोजिट लाइसेंस का प्रावधान। हाँ, उसे समझाइए। कॉम्पोजिट लाइसेंस का मतलब है कि अब एक ही बीमा कंपनी जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा, मतलब लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस, तीनों तरह की पॉलिसीज बेच सकेगी। पहले इसके लिए अलग अलग कंपनियां बनानी पड़ती थी। इससे कंपनियों के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी और ग्राहकों को भी एक ही जगह पर सभी समाधान मिल सकेंगे। वन स्टॉप शॉप। बिल्कुल। और उपभोक्ता संरक्षण के लिए पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की स्थापना भी इसी अधिनियम में की गई है। री इंश्योरर्स के लिए पूंजी की आवश्यकता को भी 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ कर दिया गया है, ताकि इस क्षेत्र में और ज्यादा प्लेयर्स आ सके। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म है। हाँ, सुधार कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन इसका असली परीक्षण इस बात में होगा कि क्या ये बीमा को ज्यादा किफायती और सुलभ बनाता है या सिर्फ विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार को खोल देता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सर्वोपरि होना चाहिए। सही बात है। और अब अर्थव्यवस्था से जुड़े एक और महत्वपूर्ण विधेयक पर आते हैं। द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस एक्ट 2025। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिस्कल टूल है। हाँ, ये सिन गुड्स यानी पान मसाला, तंबाकू और ऐसे ही दूसरे उत्पादों पर लगाया गया एक नया सेस है। और इसकी दो खास बातें हैं। पहली, ये एक नॉन लैप्सिबल सेस है, मतलब इस फंड में जो पैसा आएगा वो वित्तीय वर्ष के अंत में लैप्स नहीं होगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। और दूसरी खास बात ये है कि ये कैपेसिटी बेस्ड है, प्रोडक्शन बेस्ड नहीं। इसे समझना जरूरी है। पहले इन चीजों पर टैक्स उत्पादन के आधार पर लगता था, जिससे कंपनियां अपना उत्पादन कम दिखाकर टैक्स चोरी करती थीं। अब ये सेस उनकी उत्पादन क्षमता, प्रोडक्शन कैपेसिटी के आधार पर लगेगा, चाहे वो उतना उत्पादन करें या ना करें। इससे टैक्स चोरी को रोकना बहुत आसान हो जाएगा। एकदम सही। और इस सेस की तुलना जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस से की जा सकती है, जो 2026 यानी 2026 में समाप्त हो रहा है। सरकार एक रेवेन्यू स्ट्रीम को दूसरे से रिप्लेस कर रही है, और इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इस फंड को स्वास्थ्य और रक्षा के बीच विभाजित किया जाएगा। एक हिस्सा आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं में जाएगा और दूसरा हिस्सा रक्षा आधुनिकीकरण, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए। इसका फिस्कल इम्प्लीकेशन ये है कि सरकार सामान्य बजट पर दबाव डाले बिना इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए एक डेडिकेटेड रेवेन्यू स्ट्रीम बना रही है। बिल्कुल। और अब जरा बाजार पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज सेंसेक्स 84,930 84,930 पर बंद हुआ और रुपया डॉलर के मुकाबले 89.96 89.96 पर है। बाजार में इस तेजी का कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है यूएस से आया हुआ डेटा, अमेरिका का सीपीआई डेटा।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उम्मीद से कम आया है। इसका मतलब है कि वहाँ महंगाई कम हो रही है और इसके कारण अब ये संभावना बहुत बढ़ गई है कि यूएस फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरें घटाना शुरू कर सकता है। और इसका भारतीय बाजारों पर क्या असर पड़ता है? यहाँ इंटरेस्ट रेट पैरिटी की अवधारणा को समझना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट रेट पैरिटी का सीधा सा मतलब है कि पैसा वहां जाता है जहां उसे बेहतर रिटर्न मिलता है। जब अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची होती हैं, तो विदेशी निवेशक FIIs अपना पैसा भारतीय बाजारों से निकालकर अमेरिकी बॉन्ड्स में लगाते हैं, क्योंकि वहां जोखिम कम और रिटर्न ज्यादा होता है। और जब अमेरिका में ब्याज दरें घटने की संभावना होती है, तो इसका उल्टा होता है। भारत जैसे उभरते बाजार इमर्जिंग मार्केट्स FIIs के लिए ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। वो अपना पैसा वापस भारतीय शेयरों में लगाते हैं, जिससे सेंसेक्स बढ़ता है, और जब डॉलर भारत में आते हैं तो रुपए की मांग बढ़ती है और डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होता है। आज हम वही देख रहे हैं। बिल्कुल। चलिए अब कुछ और विविध लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर आते हैं। शुरुआत करते हैं पर्यावरण से, और एक ऐसे संकट से जो हर साल उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लेता है, कोहरा। हाँ, और इस बार इसका असर खेल पर भी पड़ा। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला T20I मैच रद्द करना पड़ा। और ये कोई सामान्य कोहरा नहीं है, ये रेडिएशन फॉग है। यूपीएससी के लिहाज से ये जानना जरूरी है कि ये कैसे बनता है और एडवेक्शन फॉग से कैसे अलग है। जरूर, रेडिएशन फॉग तब बनता है जब सर्दियां हों, रातें साफ और शांत हों। जमीन दिन भर में जो गर्मी सोखती है वो रात में तेजी से रेडिएट होती है, जिससे जमीन के पास की हवा ठंडी हो जाती है। जब यह हवा अपने ड्यू पॉइंट तक ठंडी हो जाती है तो उसमें मौजूद नमी पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है और कोहरा बन जाता है। यह आमतौर पर सुबह तक रहता है और सूरज निकलने पर छंट जाता है। और एडवेक्शन फॉग? एडवेक्शन फॉग तब बनता है जब गर्म नम हवा एक ठंडी सतह के ऊपर से गुजरती है, जैसे समुद्र के ऊपर। यह ज्यादा गतिशील होता है, लेकिन उत्तर भारत में जो हम देख रहे हैं वो रेडिएशन फॉग है, जिसे प्रदूषण ने और भी खतरनाक बना दिया है। स्मॉग फैक्टर। एग्जैक्टली। हवा में मौजूद PM 2.5 के कण कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के रूप में काम करते हैं। मतलब पानी की बूंदें इन कणों के चारों ओर जमा हो जाती हैं, जिससे कोहरा और भी घना और लंबे समय तक बना रहता है। लखनऊ का AQI उस दिन 400 से ऊपर था, जो सीवियर कैटेगरी में आता है। ये सिर्फ कोहरा नहीं, स्मॉग है। और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? एक तो है सॉफ्ट पावर सेटबैक। अंतर्राष्ट्रीय मैच का रद्द होना देश की छवि के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा, ये हमें क्लाइमेट स्मार्ट शेड्यूलिंग की जरूरत की याद दिलाता है। हमें मौसम और प्रदूषण के पैटर्न को ध्यान में रखकर ही भविष्य में ऐसे आयोजन करने होंगे। और GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को और सख्ती से लागू करने की जरूरत है। बिल्कुल। और खेल से ही जुड़ा एक और महत्वपूर्ण कानून इस सत्र में पारित हुआ, द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। हाँ, GS पेपर 2 गवर्नेंस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारतीय खेल प्रशासन में दर्शकों से समस्याएं थीं। एडहॉकिज्म मतलब तदर्थवाद, भाई भतीजावाद, ट्रांसपेरेंसी की कमी। सही बात है। इस एक्ट के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं। एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन होगा, जो एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करेगा। एक एपेलेट स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनेगा, ताकि खिलाड़ियों और संघों के बीच के विवादों का तेजी से निपटारा हो सके। और सबसे जरूरी बात, इसमें एथलीट सेंट्रिसिटी पर जोर दिया गया है। मतलब हर फैसले के केंद्र में एथलीट को रखा जाएगा। और इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। एक मजबूत, पारदर्शी खेल प्रशासन के बिना ये दावेदारी कमजोर पड़ जाती। ये एक्ट उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। अब खेल से इतिहास की ओर चलते हैं। आज 19 दिसंबर है और आज ही के दिन गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। हाँ, ये GS पेपर 1 के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। गोवा पर लगभग 451 साल तक पुर्तगाली शासन रहा। भारत 1947 में आजाद हो गया, लेकिन गोवा, दमन और दीव पुर्तगाली उपनिवेश बने रहे। गोवा की आज़ादी का संघर्ष लंबा चला। राम मनोहर लोहिया ने 1946 में वहां सत्याग्रह शुरू किया था।
लेकिन जब पुर्तगालियों ने बातचीत से इनकार कर दिया तो भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई का फैसला किया। और उसी सैन्य कार्रवाई का कोड नेम था ऑपरेशन विजय। ये 18 और 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। उस समय सेना प्रमुख थे जनरल JN चौधरी। भारतीय सेना ने बहुत तेजी से कार्रवाई की और पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। हाँ, और इसके बाद गोवा, दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी के रूप में भारत में एकीकृत किया गया। और फिर 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और वो भारत का 25वां राज्य बना। बिल्कुल। अब गवर्नेंस के एक और पहलू पर आते हैं। सुजाल ग्राम संवाद का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। यह क्या है? ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। ये केंद्र सरकार और ग्राम जल और स्वच्छता समितियों यानी VWSCs के बीच एक सीधा संवाद है। इसका फोकस जल जीवन मिशन पर है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य तो हर घर नल से जल पहुंचाना है, तो इस संवाद में किस पर जोर दिया गया? इस बार का फोकस था O&M पर, यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। पाइपलाइन बिछा देना एक बात है, लेकिन उसकी निरंतर देखभाल और मरम्मत सुनिश्चित करना दूसरी। इस संवाद में ग्रे वाटर मैनेजमेंट और सोर्स सस्टेनेबिलिटी यानी जल स्रोतों को कैसे टिकाऊ बनाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। इसका मूल मंत्र है कम्युनिटी ओनरशिप। जब तक समुदाय इसे अपनी योजना नहीं मानेगा, तब तक यह सफल नहीं हो सकती। बहुत सही। और अब आता है जुडिशरी पर। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है वसीयतनामा उत्तराधिकार, टेस्टामेंट्री सक्सेशन पर। हाँ, ये GS पेपर 2 और GS पेपर 4 यानी एथिक्स दोनों के लिए रेलेवेंट है। केस का नाम है KS दिनाचंद्रन V शाइला जोसेफ 2025 NSC 1455। मामला क्या था? मामला ये था कि एक पिता ने अपनी वसीयत में लिखा कि अगर उसकी बेटी उसके समुदाय से बाहर शादी करती है तो उसे पारिवारिक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। बेटी ने ऐसा ही किया और उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने पिता की वसीयत को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि वसीयतकर्ता यानी टेस्टेटर को अपनी संपत्ति किसी को भी देने की स्वतंत्रता है, टेस्टामेंट्री फ्रीडम है। कोर्ट टेस्टेटर के इरादे को अपने नैतिक मानकों से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। मतलब कोर्ट यह नहीं कह सकता कि पिता का फैसला नैतिक रूप से गलत था, इसलिए हम वसीयत को नहीं मानेंगे। जब तक वसीयत कानून के अनुसार वैध है, तब तक उसे मानना होगा। तो यहाँ एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है। कानूनी अधिकार यानी टेस्टामेंट्री फ्रीडम और सामाजिक नैतिकता यानी नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बीच एक तनाव है। बिल्कुल, यह फैसला कानून की सीमाओं को दिखाता है। कानून हर सामाजिक बुराई को ठीक नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही बारीक और विचारोत्तेजक फैसला है। वाकई। और अब आज के एडिटोरियल इनसाइट पर आते हैं, जो आज हुई हमारी एक बड़ी चर्चा को एक अलग ही दृष्टिकोण देता है। आज हमने शांति बिल और भारत की ऊर्जा जरूरतों पर बात की। हाँ, और इसी संदर्भ में भूविज्ञानी अर्ल कुक का 1971 का एक पेपर बहुत प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने मानव सभ्यता के विकास को ऊर्जा के उपयोग से जोड़ा था। उन्होंने सभ्यता के 4 चरण बताए थे। हाँ, पहला प्रिमिटिव मैन, जो हर दिन लगभग 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा का उपयोग करता था, जो सिर्फ उसके भोजन से आती थी। दूसरा एग्रीकल्चरल मैन, जो जानवरों और लकड़ी का इस्तेमाल करके लगभग 12,000 किलो कैलोरी प्रतिदिन उपयोग करने लगा। तीसरा था इंडस्ट्रियल मैन, जो कोयले और भाप की शक्ति से लगभग 77,000 किलो कैलोरी प्रतिदिन तक पहुंच गया। और चौथा टेक्नोलॉजिकल मैन, जो आज का आधुनिक मानव है, जो बिजली, परमाणु ऊर्जा और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करके 2,30,000 किलो कैलोरी प्रतिदिन से भी ज्यादा ऊर्जा का उपयोग करता है। और भारत के लिए इसकी प्रासंगिकता क्या है? भारत अभी इंडस्ट्रियल मैन से टेक्नोलॉजिकल मैन के चरण में संक्रमण कर रहा है। अगर हमें 2047 तक 0.9 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI हासिल करना है, जो कि वेरी हाई कैटेगरी है, तो एक अनुमान के अनुसार हमें लगभग 24,000 TWH यानी
टेरावोट घंटे ऊर्जा की जरूरत होगी। और ये जरूरत सिर्फ सौर या पवन ऊर्जा से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो इंटरमिटेंट है। एग्जैक्टली। इस लक्ष्य को पाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी एक स्थिर बेस लोड पावर स्रोत के रूप में अनिवार्य हो जाती है। यह अर्ल कुक का मॉडल हमें बताता है कि विकास और ऊर्जा की खपत एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और SHNT एक्ट जैसे कदम इस बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं। बहुत ही शानदार इंसाइट। चलिए अब आज के सेशन को प्रीलिम्स फैक्ट्स के साथ कंसोलिडेट करते हैं। एक त्वरित पुनरीक्षण। बिल्कुल। पहला फैक्ट, ऑपरेशन विजय 1961 1961। यह गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का कोड नेम था। आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है जो कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापे आदि में सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। MGNREGA इसी से प्रेरित था। SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये 300 मेगावाट तक की क्षमता वाले उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिन्हें कारखाने में बनाया जा सकता है। रेडिएशन फॉग, ये शांत साफ सर्दियों की रातों में बनता है जब जमीन तेजी से ठंडी होती है। इनकलाब मंचा, ये बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी समूह है जो हाल ही में भारत विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहा है। फिबुआ, इसका फुल फॉर्म है फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज। ये शहरी युद्ध का एक रूप है जिस पर भारत UAE सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड में फोकस किया गया। पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन फंड, इसकी स्थापना सबका बीमा सबकी रक्षा संशोधन अधिनियम 2025 के तहत बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए की गई है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। ये आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। पहला सवाल GS पेपर 2 से है, पॉलिटी और सोशल जस्टिस पर। सवाल है, विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 मनरेगा द्वारा स्थापित अधिकार आधारित कल्याण ढांचे से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतीक है। ग्रामीण रोजगार पर इसके संभावित प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, विशेष रूप से राजकोषीय संघवाद और सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका उत्तर कैसे फ्रेम करना है, इस पर बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको सीधे बताना होगा कि VBG रामजी एक्ट ने MGNREGA को रिप्लेस किया है और मुख्य बदलाव डिमांड ड्रिवन राइट से मिशन मोड का है। हाँ, फिर बॉडी में आपको 2 हिस्से बनाने होंगे। पहले हिस्से में आप एक्ट के पक्ष में तर्क देंगी, जैसे काम के दिनों का 125 होना, एसेट क्रिएशन पर फोकस और कृषि सीजन क्लॉज से किसानों को फायदा। और बॉडी के दूसरे हिस्से में आपको इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, द क्रिटिकल एनालिसिस। यहां आप नॉर्मेटिव एलोकेशन की सीमाओं, 60-40 फंडिंग रेशियो से राज्यों पर पड़ने वाले बोझ, कोएर्सिव फेडरलिज्म और पीक सीजन क्लॉज से भूमिहीन मजदूरों की बार्गेनिंग पावर पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे। आप डिजिटल एक्सक्लूजन का भी जिक्र कर सकते हैं। और कंक्लूजन में आपको एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है। आप कह सकती हैं कि एक्ट का इरादा अच्छा है, लेकिन इसकी सफलता केंद्र द्वारा समय पर 60% हिस्से की रिलीज और राज्यों की 40% वहन करने की फिस्कल कैपेसिटी पर निर्भर करेगी। साथ ही सोशल ऑडिट मैकेनिज्म को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दें। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल GS पेपर 3 एनर्जी सिक्योरिटी से। सवाल है, भारत के 2070 के शुद्ध शून्य लक्ष्यों के संदर्भ में शांति अधिनियम 2025 के तहत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के उदारीकरण के महत्व का आकलन करें। आपूर्तिकर्ता दायित्व खंड में किए गए बदलावों से जुड़ी प्रमुख चिंताएं क्या हैं? ये 150 यानी 150 शब्दों में लिखना है। इसके लिए इंट्रोडक्शन में आप सीधे नेट जीरो टारगेट और बेस लोड पावर की जरूरत का जिक्र करते हुए शांति एक्ट का परिचय दें। बॉडी में पहले महत्व बताएं, 100 GW का लक्ष्य, FDI और SMR जैसी टेक्नोलॉजी का आना। फिर चिंताएं बताएं, मुख्य रूप से सेक्शन 17B में बदलाव और लायबिलिटी का भारतीय करदाता पर शिफ्ट होना। कंक्लूजन में आप AERB की मजबूत और स्वतंत्र भूमिका को वे फॉरवर्ड के रूप में प्रस्तुत कर सकती हैं। परफेक्ट। और अब आज के ज्ञान को परखने का समय है।
क्विज टाइम। मैं सवाल पूछूंगा, आपको 5 सेकंड मिलेंगे, फिर हम सही जवाब और उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति देता है। बी, इसने आपूर्तिकर्ता दायित्व यानी सप्लायर लायबिलिटी के प्रावधान को मजबूत किया है। सी, इसने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB को वैधानिक दर्जा दिया है। डी, इसका लक्ष्य 2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता हासिल करना है। इसका सही जवाब है बी। बिल्कुल सही जवाब है बी। शांति एक्ट ने सप्लायर लायबिलिटी के प्रावधान को मजबूत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाने के लिए बदला है, जिसे आलोचक कमजोर करना मानते हैं। बाकी तीनों कथन सही हैं। Q2, 1961 में गोवा के विलय के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? ए, ऑपरेशन पोलो, बी, ऑपरेशन विजय, सी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, डी, ऑपरेशन कैक्टस। बहुत आसान, इसका जवाब है बी, ऑपरेशन विजय। करेक्ट, ऑपरेशन विजय। Q3, QBG रैमजी एक्ट 2025 के तहत सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए मजदूरी बिल में केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात क्या है? 0, 110, 25, 40। एकदम सही। 60% केंद्र और 40% राज्य। Q4, हाल ही में खबरों में रहा डेजर्ट साइक्लोन 2 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ए, सऊदी अरब, बी, ओमान, सी, संयुक्त अरब अमीरात UAE, डी, कतर। सही जवाब है सी, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। बिल्कुल। और आखिरी सवाल Q5, भूवैज्ञानी अर्ल कुक के एनर्जी मैन मॉडल के अनुसार इंडस्ट्रियल मैन से टेक्नोलॉजिकल मैन में संक्रमण की विशेषता क्या है? ए, ऊर्जा की खपत में कमी, बी, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में भारी वृद्धि, सी, केवल नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, डी, जानवरों की शक्ति पर निर्भरता। इसका जवाब है बी, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में भारी वृद्धि। हाँ, इंडस्ट्रियल मैन के 77,000 किलो कैलोरीज पर डे से टेक्नोलॉजिकल मैन के 2,30,000 किलो कैलोरीज पर डे था। शानदार। चलिए अब आज के सेशन के की टेकअवेज पर एक नजर डालते हैं। आज के मुख्य बिंदु क्या रहे? सबसे पहले हमने विस्तार से समझा कि VBG रैमजी एक्ट MGNREGA से कैसे अलग है, खासकर फंडिंग और काम की गारंटी को लेकर। राइट से स्कीम का शिफ्ट एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। दूसरा, हमने शांति एक्ट के जरिए भारत के न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट एंट्री और सप्लायर लायबिलिटी के विवादास्पद मुद्दे को भी क्लियर किया और देखा कि ये भारत के नेट जीरो लक्ष्य के लिए क्यों जरूरी है। तीसरा, बांग्लादेश में चल रहे संकट का भारत पर क्या रणनीतिक असर पड़ सकता है, इसका हमने विश्लेषण किया। यह हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और चौथा, हमने बीमा क्षेत्र में 100% यानी 100% FDI और सिन गुड्स पर नए सेस जैसे बड़े आर्थिक सुधारों के इम्प्लीकेशंस को समझा। बिल्कुल, ये आज की सबसे बड़ी खबरें थीं। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपीज़ 299 रुपये मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।